So hello everyone and welcome back to my channel. I am again back with your favorite series of literary devices. This time it is part 2 of your alphabet C. There were so many literary devices which we couldn't complete in my last video of alphabet C. So we are going to continue that in this video. And before starting the video, I want to thank you all for showing your love and appreciation towards this series and all the videos in general through your comment section. It really keeps me motivated and I want you to keep on doing that. I have a small message for you people also, but that I will tell you in the last of the video. So let's get started with the video. So our first literary device is calligram. अब हम सब लोग को Instagram के बारे में पता है, हम लोग को anagram के बारे में पता है, but what about calligram? आपने नॉर्मल टाइप की पोएट्री तो बहुत सारी देखी होंगी जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, but what about calligram? इसको हम लोग कॉन्क्रीट पोएट्री बोलते हैं, जहां पे जो आपके पोएम के वर्ड्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको देता है एंड आपको उस पोएम को देखते ही समझ में आ जाएगा विदाउट यूजिंग द टाइटल कि ये पोएम किस चीज के बारे में। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा जहां पे एक कलरफुल शेप बना हुआ है जो कि एक रेनबो का शेप है, तो ये देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जो पोएम है वो रेनबो के बारे में है। ये जो टाइप की पोएट्री होती है ये आपके विजुअल सेंसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट या फिर अट्रैक्ट करती है एंड हेंस इट इज नोन एज कॉन्क्रीट पोएट्री। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अ कैलीग्राम इज अ पोएम वेयर द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ वे दैट इट क्रिएट्स अ विजुअल इमेज। अब हमारे लिटरेचर में जॉर्ज हर्बर्ट, जिनका नाम आप जानते होंगे, ये एक बहुत फेमस राइटर हैं जो कॉन्क्रीट पोएट्री जिन्होंने लिखना या फिर बनाना स्टार्ट कर दिया था। इनकी जो दो फेमस पोएम्स है ईस्टर विंग्स एंड द ऑल्टर, ये दोनों ही दो शेप्स बना के आती हैं एंड आप इसको देखते ही समझ जाएंगे क्योंकि वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेके आती हैं। सो इस टाइप की पोएट्री को, जिसको हम लोग कैलीग्राम कहते हैं, उसको कॉन्क्रीट पोएट्री भी बोलते हैं, जो एक नॉर्मल पोएट्री की तरह आपको नहीं दिखाई देती है एंड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने बना के आती है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज कैरिकेचर। अब वर्ड से आपको दो वर्ड आपके दिमाग में सामने आ रहे होंगे, एक तो कार्टून, एक है मिनिएचर। ओके, ये इन दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग कैरिकेचर। अब कैरिकेचर एक्चुअल में होता क्या है? आप अगर सटायर करना चाहते हो या फिर किसी भी इंसान के थोड़ा सा ह्यूमरिस्टिक करना चाहते हो उसके कैरेक्टर को, तो आप कैरिकेचर का यूज करते हो। आप यहाँ पे रामदेव बाबा का एक कैरिकेचर देख पा रहे होंगे। कैरिकेचर कुछ नहीं होता है, किसी भी इंसान का एक बस एग्जैजरेटेड, या अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैजरेटेड और डिस्टॉर्टेड थोड़ा सा इमेज बनाई जाती है सटायर करने के लिए या ह्यूमरिस्टिक होने के लिए। आपने टीवी में या फिर न्यूज चैनल्स में ओ माय गॉड करके जो पॉलिटिक्स के कार्टून्स बनाए गए हैं, थोड़ा सा एक कहानी बनाई जाती है एंड उसमें थोड़ा सा हंसी आती है सबको, ये इस तरीके से बनाया जाता है, तो वो होते हैं हमारे कैरिकेचर। अब लिटरेचर में कैरिकेचर को किस तरीके से यूज किया जाता है? क्या यहाँ पे बस ऐसी फोटो बना दी जाती है? नहीं, लिटरेचर है तो वहां पे वर्ड्स का यूज किया जाएगा। लिटरेचर में कैरिकेचर को वर्ड्स का यूज करके इस तरीके से लिखा जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में जिसका कैरिकेचर बताया गया है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चार्ल्स डिकिंस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पे मिस्टर चांदबान का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए। Mr. Chadbad is a large yellow man with a fat smile and a general appearance of having a good deal of train on his system. अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो लार्ज येलो मैन है, अब किसी भी इंसान को आप लार्ज येलो मैन जब बोलेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उसकी एक कैरिकेचर, एक इमेज बन के आ जाएगी कि वो एक मोटा सा लार्ज सा एक इंसान होगा। इसको हम लोग कैरिकेचर बोलते हैं। सो कैरिकेचर इज नथिंग, आप इस फोटो के थ्रू याद रखिएगा कि ये किसी कार्टूनिश मिनिएचर फॉर्मेट होता है किसी भी कैरेक्टर का एंड लिटरेचर में हम लोग उसको वर्ड्स का यूज करके डिपिक्ट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है कैटास्ट्रॉफ। अब अगर इस वर्ड का आप लिटरल मीनिंग फाइंड करेंगे तो इसका मतलब होता है तबाही या बर्बादी, तो ये वो तो नहीं है। लिटरेचर में कैटास्ट्रॉफ आप किसी ट्रेजेडी या फिर स्टोरी या प्लॉट में यूज किया जाता है जहां पे उस स्टोरी का बिल्कुल अंत होता है, उसको हम लोग कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। अब अंत का मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत ही रोने वाली एंडिंग हो या बहुत बुरी एंडिंग हो जाती है। कैटास्ट्रॉफ किसी भी कहानी का, चाहे ट्रेजेडी की कहानी का चाहे कॉमेडी की कहानी का, आप एक फाइनल रेजोल्यूशन बोल सकते हैं या फिर एक अंत बोल सकते हैं जहां पे सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है एंड जो भी अंत होता है उसको दिखाया जाता है। सपोज दो कपल हैं एंड एक कॉमेडी स्टोरी चल रही है, उनकी किसी ना किसी वजह से शादी नहीं
नहीं हो पा रही है, तो उस कॉमेडी का अंत किस तरीके से दिखाया जाएगा, उन दोनों की शादी होते हुए, या ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ट्रेजेडी में अगर बहुत सारे दुख चल रहे हैं या बहुत कुछ हो रहा है, अंत किस तरीके से दिखाया जाएगा कैटास्ट्रॉफ का यूज करते हुए, उस इंसान की डेथ करा के। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका कैटास्ट्रॉफ होता है, ट्रेजेडी, स्टोरी या किसी भी प्लॉट का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बेसिकली फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले में आता है, एंड उसके बाद आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला था नहीं। कैटास्ट्रॉफ आप याद रखिएगा, जहां पे किसी भी पर्टिकुलर कहानी का एक अंत होता है। कॉमेडी है तो एक अच्छा ही एंड होगा, ट्रेजेडी है तो किसी की डेथ करके एंड हो जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज कर्टल सोनेट। अगेन आपने लिटरेचर में बहुत टाइप के सोनेट्स देखे होंगे, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, स्पेंसेरियन सोनेट, ये बहुत टाइप के सोनेट्स होते हैं। लेकिन कर्टल सोनेट एक थोड़ा सा नया टाइप का आपका सोनेट है जो आपके जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, जो विक्टोरियन आपके राइटर हैं, इन्होंने इन्वेंट किया था। अब इसमें अलग क्या है, ये कर्टल सोनेट, ये जो आपकी स्टैंडर्ड सोनेट होती है, जैसे आप पेट्रार्कन सोनेट, आई राइट ओवर है कि आपकी जो पेट्रार्कन सोनेट होती है वो किस तरीके से बनी होती है, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। ओके, ऑक्टेव में होती हैं आपकी 8 लाइन, सेस्टेट में होती हैं आपकी 6 लाइन, मिल के बन जाती हैं पूरी 14 लाइंस। अब कर्टल सोनेट का क्या क्राइटेरिया चलता है कि ये होती है आपकी 10.5 या 10/3/4 की लाइन। ओके, आई राइट ओवर है 10/3/4 या फिर 10.5। तो इसको हम लोग कर्टल सोनेट बोलते हैं क्योंकि 10 लाइंस होती है और आधी जो टेल, जो पूंछ है, इसी से इसका नाम आता है कर्टल सोनेट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द स्टैंडर्ड पेट्रार्कन सोनेट इज श्रंक प्रोपोर्शनली इनटू अ लाइन ऑफ 11 लाइन सोनेट 10.5, उसको हम लोग कर्टल सोनेट बोलते हैं। द ऑक्टेव ऑफ द सोनेट बिकम्स द सेस्टेट एंड द सेस्टेट बिकम्स द क्वार्टरिन। मतलब कि जो 8 लाइंस हैं वो 6 लाइन बन जाएंगी और जो 6 लाइंस हैं वो 4 लाइन बन जाएगी, बन के आपकी हो गई 10 लाइंस, एंड आखिरी में आपको एक हाफ लाइन या छोटा सा कुछ 3/4 दिख जाएगा। आप यहाँ पे जेराल्ड मैनली हॉपकिंस की ये बहुत फेमस पोएम देख पा रहे होंगे जहां पे 10 लाइंस आ रही हैं, जहां पे पहले 6 लाइंस हैं एंड देन वहां पे उसके बाद 4 लाइंस है, एंड नीचे जो प्रेज हिम लिखा हुआ है वो है इनकी हाफ लाइन। तो ये जो एक नॉर्मल सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, स्टैंडर्ड सोनेट जो हमारी होती है, उसको हम लोग जैसे ही छोटा कर देते हैं, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया था, उसको हम लोग कर्टल सोनेट कहते हैं। अब क्योंकि इन्होंने इसको इन्वेंट किया था तो अपनी कई पोएम्स में इनको यूज भी किया है। एक हम लोग ने ऑलरेडी देख ली जिसका नाम है पाइट ब्यूटी, देन है पीस आपकी, एंड देन है ऐश बॉज। ये आपको नाम याद रखने हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, कॉर्डेट सोनेट। कर्टल सोनेट को तुरंत देखने के बाद आ जाता है कॉर्डेट सोनेट। अब जैसे कि हम लोग ने पेट्रार्कन सोनेट जो कि हमारी स्टैंडर्ड सोनेट है उसके बारे में बात की, अब अगर आपका स्टैंडर्ड सोनेट छोटा हो जाता है तो वो बन जाएगा कर्टल सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट जो कि 14 लाइन की है, उससे कुछ बड़ा फॉर्मेट आपके सामने आता है तो वो बन जाएगा आपका कॉर्डेट सोनेट। ओके, सो कर्टल सोनेट आपके स्टैंडर्ड सोनेट का एक छोटा फॉर्म, कॉर्डेट सोनेट आपके स्टैंडर्ड सोनेट का एक बड़ा फॉर्म। जैसे वहां पे 10.5 लाइंस की हम लोग को एक सोनेट दिखाई देती है, यहाँ पे ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सोनेट माना जाता है जो 17 से 24 लाइंस की आपकी एक पोएम होती है। सो लेट्स रीड, अ कॉर्डेट सोनेट इज एन extended form of a sonnet in which the normal pattern of 14 lines is modified by one or more codas or tail। अब जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग टेल या पूंछ कहते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम इसको किसने यूज किया था, आपके फ्रांसिस्को बर्नी ने, 16th सेंचुरी के इटालियन पोएट ने। ओके, अब यूज हमारे लिटरेरी या ब्रिटिश राइटर्स में से किसने किया है, सबसे पहले, अब तो ये बहुत रेयर है, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा इसका, तो मिल्टन ने इसका यूज किया है अपनी कौन सी सोनेट में, ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्शियंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट। अब क्योंकि आप सबको पता है कि लिटरेचर में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछी जा रही हैं जो बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ के चले। सो दिस माइट कम in the near future। तो this is very important for you to understand कि मिल्टन ने यूज किया है कॉर्डेट सोनेट को, अगेन आपके जेराल्ड मैनली हॉपकिंस जो कर्टल सोनेट को यूज करने के लिए फेमस है, उन्होंने भी इस कॉर्डेट सोनेट का यूज किया है जिसका नाम है दैट नेचर इज हर्लिकेटियन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज थी, दिस वाज वेरी डिफरेंट, सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस फॉर यू। एक हो गई हमारी कर्टल सोनेट, एक हो गई हमारी कॉर्डेट सोनेट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसीट। अब लिटरेचर के
हर स्टूडेंट को कंसीट के बारे में जरूर पता होगा, एंड कंसीट वर्ड उनके सामने जैसे ही आता है, जॉन डन हमारी आंखों के सामने या जितने मेटाफिजिकल राइटर्स हैं वो घूमने लगते हैं। लेकिन आखिर में कंसीट का मतलब क्या होता है? असर्शन रीजन क्वेश्चन में अगर ये कुछ आ गया समझाते हुए या डेफिनेशन पूछते हुए, तब आप क्या करेंगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट नो देयर नेम्स। कंसीट होता है आपका एक्सटेंडेड मेटाफर। अब अगर हम लोग सिर्फ मेटाफर की बात करें तो हम सब लोग ने बचपन से सिमिली और मेटाफर को पढ़ा है, जिसको कहा जाता है कि वो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करता है। और आपका जो मेटाफर है वो क्या करता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका नेट के एग्जाम में कि जो मेटाफर एंड सिमिली के बीच में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डिफरेंस होता है। तो आपका जो मेटाफर होता है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन करता है किसी भी दो चीजों के बीच में। अगर हम लोग सिमिली की बात करें तो वो लाइक और एज का यूज करता है। आई विल यूज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आ जाए। इफ आई से अ पर्सन यू आर लाइक एन एनिमल, या फिर योर हार्ट इज लाइक अ लायन, तो मेरे कहने का मतलब होगा कि उसका जो दिल है वो शेर की तरीके से या लायन के जैसे वो इतना ब्रेव है। ये लाइक वर्ड जैसे यूज आ जाता है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया है, ये जानना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन मेटाफर के केस में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, जहां पे ऐसे ही दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर देते हैं। आप किसी पत्थर दिल इंसान को कह सकते हैं कि यू आर अ स्टोन हार्टेड पर्सन। तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ उस इंसान और एक पत्थर के बीच में। अब ऑफ कोर्स उसका दिल पत्थर का तो होगा नहीं, लेकिन आप उसको बोलते हैं कि ये पत्थर दिल इंसान है, मतलब कि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। तो ये तो हुआ आपका मेटाफर। कंसीट होता है आपका एक्सटेंडेड मेटाफर, जहां पे दो चीजों के बीच में एक ऐसा कंपैरिजन बैठाया जाता है जो बिल्कुल ही इलॉजिकल होता है, एंड वो किसी भी बात को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करता है। कोई भी ऑथर कंसीट का यूज तभी करता है जब उसको अपने रीडर्स को अट्रैक्ट करना होता है, उसके अटेंशन को, एंड रीडर्स के जो अटेंशन को बांधना होता है कि एक ऐसी बात लिखी है जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, दैट विल बी अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू, एंड आप उसको पढ़ के बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if I take an example that my mother is like a hard cloth which is drying down in the summer sun, तो कहने का मतलब है कि मेरी मम्मी उस कपड़े की तरह है जो गर्मियों की धूप में बाहर सूख रहा है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है? आपने गर्मियों में सूखते हुए कपड़ों को देखा होगा कि वो कितने हार्ड हो जाते हैं। सो इफ आई वांट टू टेल माय मदर दैट शी इज सो स्ट्रिक्ट एंड शी इज सो हार्ड ऑन फीलिंग्स, सो आई विल कंपेयर दिस, ये एक ऐसा एग्जैजरेटेड कंसीट को यूज करके। अब अगर हम लोग कंसीट की बात कर रहे हैं तो लिटरेचर में हम लोग के सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, थैंक्स टू जॉन डन एंड ऑल मेटाफिजिकल राइटर्स, जिन्होंने बहुत ऐसे कंसीट्स को यूज किया है जो सोचना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एक फ्ली को उन्होंने अपनी पोयम में अपने मैरिज बेड को कंपेयर कर दिया था कि इस जो मक्खी ने या इंसेक्ट ने हम दोनों के शरीर से खून पिया है, हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। तो ये जो फ्ली है, इट इज डिनोटिंग आवर मैरिज बेड, जहां पे हम लोग का मिलन हो सकता है। तो इस फ्ली के अंदर हम दोनों का मिलन हो गया है। सो यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ कंसीट दिस पर्सन यूजेस। नेक्स्ट, इन्होंने टू लवर्स को कंपास के दो पैरों से कंपेयर किया है। ये आप सबको पता होगा, इनका ये फेमस कंसीट है जो बार बार हम लोग यूज करते हैं। ये एक ऐसा कंसीट है जो किसी भी रीडर को एक मिनट के लिए तो वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि ये क्या चीज थी, एंड देन दैट रीडर विल एंजॉय कि यार कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। एंड दिस काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस इज नोन एज योर कंसीट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और हमारे सामने आता है क्लीशे। ओके, अब क्लीशे का जो मतलब होता है या फिर जो ये वर्ड है, आजकल के पॉप कल्चर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि ओ कम ऑन दिस साउंड सो क्लीशे। क्लीशे का एक मतलब जो होता है वो होता है कि एक ऐसा ओवर यूज्ड आइडिया या ओवर यूज्ड सेंटेंस या ओवर यूज्ड एक्शन जो आप बार बार यूज कर चुके हैं, एंड अब उस आइडिया या उस एक्शन को प्रिडिक्ट करना इतना इजी हो गया है कि अब वो क्लीशे या फिर स्टीरियोटाइप साउंड करने लगा है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि अब कभी भी किसी लड़की की अगर शादी होगी तो ये बहुत क्लीशे साउंड करता है कि शी इज गोइंग टू वेयर अ रेड जोड़ा। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल की जितनी भी हीरोइंस हैं वो नए नए
कलर के, क्रीम कलर के, व्हाइट कलर के अपना शादी का जोड़ा पहनती हैं, तो ये बोला जाता है कि दे आर ब्रेकिंग द क्लीशेज और दे आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, कि जो इतने सालों से चला आ रहा है, जो ओवर यूज्ड या बहुत प्रिडिक्टेबल कॉन्सेप्ट माना जाता है, उसको हम लोग क्लीशे बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीशे इज एन एक्सप्रेशन, आइडिया और एलिमेंट ऑफ एन आर्टिस्टिक वर्क व्हिच हैज बीन ओवर यूज्ड टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग और इफेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द टर्म इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मॉडर्न कल्चर फॉर एन एक्शन और आइडिया व्हिच इज एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन अ प्रायर इवेंट। ये शादी वाला एग्जांपल बहुत बेस्ट एग्जांपल था कि हम लोग को सबको पता होता है कि दुल्हन अगर आएगी तो वो रेड ड्रेस ही पहन के आएगी, एंड दिस अकॉर्डिंग टू द पॉप कल्चर साउंड्स वेरी क्लीशे। आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कैंटो। आप सबको पता होगा, आपने कभी ना कभी अपने लिटरेचर में ये जरूर पढ़ा होगा कि इस राइटर का वर्क ये इतने कैंटोस में है, ये इतने इतने कैंटोस में है। कभी कभी कैंटो से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पर ये कैंटो होता क्या है? कोई भी एक बड़ी जो पोएम होती है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, स्पेशली जो एपिक पोएट्री होती है, उसके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। उस डिवीजन को हम लोग कैंटो बोलते हैं, और इसको कुछ, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं थी जो आपको नहीं समझ में आए। सो कैंटो इज अ प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ डिवीजन इन अ लॉन्ग पोएम, स्पेशली द एपिक। मतलब आपकी एक बड़ी सी पोएम कितने डिविजन्स में बटी हुई है, उसको हम लोग इंग्लिश में कैंटो बोलते हैं। आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। रेप ऑफ द लॉक जो 5 कैंटोस में है, लॉर्ड बायरन का डॉन जुआन 16 कैंटोस में है, वाल्मीकि की जो रामायण है हमारी, वो 500 कैंटोस में बटी हुई है। देन हमारे दांते की डिवाइन कॉमेडी 100 कैंटो में है, एंड एजरा पाउंड के द कैंटोस नाम से उनका एक वर्क है, वो 120 कैंटोस में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके कैंटोस के, एंड ये डिवीजन होता है एक बड़ी नरेटिव या एपिक पोएट्री का। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कन्फेशनल लिटरेचर। ओके, कन्फेशन वर्ड आप सबको पता होगा कि एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप अपनी की हुई चीजों को, अपने किए हुए एक्शंस को कन्फेस करते हैं, मतलब मानते हैं कि हाँ ये हमने ही किया है। तो लिटरेचर, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि वो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों चीजों से बना हुआ है। ये कन्फेशनल बीच में क्या चीज आ जाती है, जब आप अपने कुछ डायरी, कुछ मेमोयर्स, कुछ अपना लिख रहे हैं, एंड उसको कन्फेशनल स्टाइल में लिख रहे हैं। कुछ भी आपने इमेजिनेटिव नहीं सोचा कि कहानी ऐसी होनी चाहिए, अच्छा हम ये कैरेक्टर ले ले रहे हैं, नथिंग। आप जो लिख रहे हैं, आप अपने बारे में लिख रहे हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, जिसको बोलेंगे कि आपको अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है, आपको उसको गाली देने का भी मन हो रहा है, तो आप अपनी उस डायरी में उसको लिखेंगे। इसको बोलते हैं कन्फेशनल लिटरेचर, जहां पे आप अपने फीलिंग्स को कट नहीं करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को फिल्टर नहीं करते हैं कि नहीं भाई मेरी डायरी है तो अच्छी होनी चाहिए, किसी के हाथ लगे तो नहीं। आपके मन में जो भी आता है आप उस लिटरेचर में लिख देते हैं। इस टाइप के लिटरेचर या जॉनरा को हम लोग कन्फेशनल लिटरेचर कहते हैं। ओके, इन लिटरेचर कन्फेशनल राइटिंग इज अ फर्स्ट पर्सन स्टाइल। अब जैसे आपको याद होगा, हम लोग ने जब ए की सीरीज हम लोग की चल रही थी, हम लोग ने ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा था। ऑटोबायोग्राफी अपने ही जीवन की आत्मकथा होती है, जहां पे इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को लिखता है, लेकिन क्या वो वहां पे एग्जैक्टली वो सारी चीजें लिख सकता है जो वो फील कर रहा है? नहीं। ऑटोबायोग्राफी इज मेंट टू बी पब्लिश्ड, तो आपको उसमें अपने बारे में ऐसी चीजें लिखनी होंगी जो लोगों को इंस्पायर करे। अब आपने उसमें अपनी रियल फीलिंग्स लिखी होंगी तो कोई भी आपको पूछेगा नहीं। सो कन्फेशनल लिटरेचर में एंड ऑटोबायोग्राफी में बहुत डिफरेंस होता है, पर दोनों ही फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टाइल में लिखी जाती है। मतलब आप अपने हिसाब से, आई एज अ पर्सन के रूप में उसको लिखते हो। इज ऑफन प्रेजेंटेड एज एन ऑनगोइंग डायरी और लेटर्स डिस्टिंग्विश्ड बाय रेवलेशंस। आप बहुत सारे सच का खुलासा करते हैं अपनी उस डायरी में। आप अपने हार्ट में जो कुछ भी होता है वो लिखते हैं, डार्क बातें भी लिखते हैं। वन अनदर थिंग कि ये जो आपका कन्फेशन है ऑटोबायोग्राफिकली रिकाउंट करता है, पर आप इसमें अपने सिंस, आपने कोई पाप किए होते हैं, आप उसको भी वहां पे लिखते हो। भाई कन्फेशन का मतलब सिर्फ अच्छी बातें थोड़ी ना होती हैं। आपने कोई पाप किया है, आपने जो भी गलत से गलत चीजें, अपने डार्केस्ट एक्शंस जो होते हैं, वो आप कन्फेशनल पोएट्री के अंदर लिख देते हैं। अनदर थिंग कि आप यहाँ पे कोलोकियल लैंग्वेज का या फिर डायरेक्ट लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। एज आई सेड कि कन्फेशन कर रहे हो तो वो फिल्टर्ड नहीं होगा, वो अनफिल्टर्ड होता है।
आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, आपने कुछ गलत वर्ड भी लिखना है तो आप कन्फेशनल लिटरेचर के जॉनरा में सब कुछ लिख देंगे, वो एक अनफिल्टर्ड टॉक होगी। और ये जो होता है, अगर कोई पढ़ता है आपके कन्फेशनल लिटरेचर को, तो ये रीडर और ऑथर के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है, जो एक अनफिल्टर्ड रिलेशनशिप होता है। ओके, so with that we have come to an end of this video। जो मैसेज I wanted to give you कि जैसा कि आपने देखा इस स्लाइड में और जितनी भी हमारी लिटरेरी डिवाइसेस की सीरीज चलती हैं, उसमें जो आपको डिवाइसेस मिल रहे हैं या जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको गैदर या कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज अप टिल द अल्फाबेट जेड विच आई हैव ऑलरेडी सेड। लेकिन अगर आपको कोई भी बीच में एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो कि मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड ये वीडियो जब तक कलेक्ट हो रही है उससे पहले आपका उस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट्स आ जाएगी जो आपकी इमीडिएट हेल्प कर देगी। ओके, सो दिस सीरीज विल कंटिन्यू, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन आपको किसी भी एलिमेंट को लेके, किसी भी लिटरेरी डिवाइसेस को लेके प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत कमेंट करिए एंड आई विल ट्राई टू मेक एन इमीडिएट शॉर्ट ऑन इट। सो दिस वाज द मैसेज। आपको ये लिटरेरी डिवाइसेस की सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना, हेल्पफुल है तो भी कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो होगी हमारी अल्फाबेट डी पे, जो बहुत जल्दी आ जाएगी। सो आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन माय नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।